जी प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 7 बज चुके हैं और आपका असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का पेपर आपको परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। यह वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए पेपर है, जो कि कक्षा 12 का है, अर्थशास्त्र विषय का। अर्थशास्त्र का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर के लिए सीरियल नंबर दिए गए हैं और ये अर्थशास्त्र का पूरा पेपर है। और आज हम यहाँ पर सेट सी को देख रहे हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा पेपर सेट सी को देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर है, जो कि कक्षा 12 का है। अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो देखो अधिकतम लोक कल्याण होता है। और अब अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध होता है, तो देखो मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है। अब चलो इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, तो देखो शून्य होती है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना कार तथा पेट्रोल। और अब अगला क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय, तो देखो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना कीमत लोच होती है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों देखो, रिक्त स्थान पूर्ति आपसे पूछी जाएगी। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन अवधि से है। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है और औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के युवक चर के जैसा होता है। और पूर्ति का नियम कीमत तथा वस्तु की पूर्ति के बीच प्रत्येक संबंध को बताता है। और दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच बेलोचदार होती है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो और अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होती है उसे संतुलन कीमत कहते हैं, तो देखो सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया, ये भी सत्य होगा। और जॉन मेनार्ड केन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी सत्य होगा। विश्व महामंदी वर्ष 1910 है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा, ये भी सत्य होगा। और अर्धनिर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है, तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन को देख लो। और अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, एनएनपी की जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों किससे कर लेना आपको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एनएनपी की जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो देखो इसकी दूसरी, ये जीएनपी की जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा इससे, जो कि यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय की कठिनाई है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु विनिमय की कठिनाई क्या, दोहरे संयोग का अभाव। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक, तो देखो केंद्रीय बैंक की जोड़ी मिल जाएगी आरबीआई से। व्यावसायिक बैंक की जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों एसबीआई से मिलान करना पड़ेगा। और एमपीसी की जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका किससे हो जाएगा, 7वें नंबर की जोड़ के मिलान सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर कंप्लीट करने होंगे। पहला क्वेश्चन, एमपीएस का पूर्ण रूप लिखिए, तो देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य। और उपभोग फलन क्या है, तो देखो आय और उपभोग के व्यय के संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो देखो आय का विभाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है उसे हम औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, ये भी अपन ने देख लिया, तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है।
और जीएसटी का पूर्ण रूप तो देखो वस्तु एवं सेवा कर। व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है, तो देखो दृश्य मदें। और अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है, तो देखो दृश्य और अदृश्य मदें शामिल होती है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। कुल उपयोगिता का अर्थ क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है सीमांत उपयोगिता का अर्थ। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा है ना, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये आपको दिया गया है, इसको भी देख लेना। 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, तो देखो 8वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और 8वें के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, स्थिर लागत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और याद कर लेना। और उसके बाद में देखो परिवर्तनशील लागत है किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11, परिवर्तनीय अनुपात का नियम किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बता देता हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आपको मैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, इसको भी देख लो। राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम यहाँ से देख लीजिएगा। दोहरा गणना किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम आपको बताने। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लो राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम। और इसके बाद में देखो व्यावसायिक बैंक के कोई 2 कार्य, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। और सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य, तो देखो यहाँ से आप लोग सरकारी बजट के उद्देश्य को भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। अधिशेष या बजट अधिशेष क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा आप सब लोग। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या आपको बतानी, इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा आप सब लोग। इस प्रकार से आपको इसको लिख देना है, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 3 लक्षण। देखो प्यारे विद्यार्थी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 3 लक्षण, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता को देख लो आप सब लोग पहले, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लाभ अधितमीकरण की 3 शर्तें। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समग्र मांग का क्या अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, समग्र मांग का क्या अर्थ है। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और याद कर लेना अच्छे से। यहाँ तक का पूरा उत्तर मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना, उसमें आपको राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में आपको भेद बताना। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको ये, ठीक है। और उसके बाद में देखो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में अंतर, यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लो पूरा का पूरा। और मांग का नियम क्या है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 20। देखो 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेना। ये पूरा बता चुका मैं आपको, इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना। टोटल A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाजार संतुलन की व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है, पूरी की पूरी बता दी मैंने आपको ये, ठीक है। इस प्रकार से आपको बाजार संतुलन की व्याख्या कर देनी है। प्रश्न नंबर 22 पूछा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के कोई 3 गुण लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, शायद ये इसके आगे मिलेगा आपको। पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो 21वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, ये उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए, बाकी आपको पूरा का पूरा पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, गुणक किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना अच्छे से। और इसके बाद में देखो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के 4 दोस्त, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लेना। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। तृतीय विनिमय दर प्रणाली के 4 गुण, देखो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।